एक कंपनी जो बेचती है सपने, एक कंपनी जो दिखाती है उम्मीद। साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का बड़ा खेल, भरोसे की आड़ में क्या है झोल। आरओसी गोवा क्यों करा रही है जांच, देखिए हमारी खास पेशकश साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का सच, आज शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एफडीआई पर वोटिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं बीजेपी, बेनतीजा रही सुषमा और कमलनाथ की बैठक। जी न्यूज ग्रुप के संपादकों की साकेत कोर्ट में पेशी, खबर रोकने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। शिवसेना का आज पालघर बंद, फेसबुक कांड में पुलिस वालों पर कार्रवाई का विरोध। तृणमूल में सामने आई अंदरूनी कलह, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य का आरोप, टीएमसी नेता कर रहे हैं जबरन वसूली। और पाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैप्टन सौरभ कालिया। एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर संसद का पूरा मानसून सत्र पानी में बह गया और अब संसद का शीतकालीन सत्र भी कुछ इसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। करीब 3 महीने के बाद सदन का नया सत्र जब शुरू हुआ तो माहौल देखकर लगा कि मानो ये मानसून सत्र के ही अगले दिन की कार्रवाई है और तब से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। आने वाले 1 महीने के दौरान संसद में गर्मागर्म माहौल को देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में सबसे पहले बात करेंगे एफडीआई की। संसद के शीतकालीन सत्र का लगातार 5वां दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। नियम 184 के तहत एफडीआई पर बहस और वोटिंग की मांग कर रही बीजेपी किसी भी सूरत में इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद के इस गतिरोध पर विराम लगाने के लिए सुषमा स्वराज और कमलनाथ के बीच एक बैठक हुई जो कि बेनतीजा रही। ने भी आपका साथ देने की बात कर ली है, आंकड़ा आपके पक्ष में है, तो अगर आंकड़ा आपके पक्ष में तो आप वोट क्यों नहीं करा लेते। और हमने ये भी कहा कि अगर आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं भी निकला और 184 का हमारा प्रस्ताव पारित भी हो गया तो सरकार थोड़ी गिरेगी, केवल एफडीआई जाएगी। तो देश का मानस अगर एफडीआई के पक्ष में नहीं है तो उसे जाना ही चाहिए। तो आप क्यों ये आग्रह किए हुए हैं कि 184 हम छोड़ दें। तो हमने कहा कि नहीं, 184 हम नहीं छोड़ेंगे, आप वोट के प्रावधान में चर्चा कराइए और सदन चलाइए। 26 तारीख को हमने मीटिंग सब राजनीतिक दलों के साथ करी थी। उसमें एक बात स्पष्ट हुई कि सब दल जो हैं चाहती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा चले। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई कि अधिकतर जो पार्टियां हैं, अधिकतर नंबर जो हैं वो चाहते हैं कि बहस होए, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होए। पर उसके साथ साथ जो अधिकतर नंबर थे उसकी संख्या उनमें ज्यादा है जिन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि किस नियम में होए, ये किसी भी नियम में होए, हमें वोटिंग से कोई मतलब नहीं, हम चर्चा चाहते हैं। हम चर्चा चाहते हैं जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, संसद के शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के रुख को देखकर ऐसा लगता नहीं कि संसद की आगामी 1 महीने की राह आसान होगी। ऐसे में इसका असर इसके कामकाज पर भी पड़ना तय है। और आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अहम बिल हैं जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन शुरुआती हंगामे से एक बात साफ है कि ठंड के इस मौसम में भी सदन के भीतर का माहौल गर्म रहने लगा। बीजेपी हो या लेफ्ट या टीएमसी, तमाम विपक्षी पार्टियां एफडीआई, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
जबकि दूसरी तरफ सरकार अपने रुख से फिलहाल डिगती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संसद का ये सत्र भी बिना किसी ठोस कामकाज के यूं ही गुजर जाएगा। शीत सत्र के दौरान सदन के सामने लंबित जिन अहम बिलों पर चर्चा होनी बाकी है उसमें शामिल है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा के लिए विसल ब्लोअर बिल, किसानों के हितों वाला भूमि अधिग्रहण बिल, न्यायपालिका को पारदर्शी बनाने वाला जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल और वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल, कंपनीज बिल अमेंडमेंट 2011, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। इसके अलावा जो बिल संसद के इस सत्र में पेश किए जाने वाले हैं उनमें अहम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी बिल, एग्रीकल्चरल बायोसिक्योरिटी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और कोल माइंस अमेंडमेंट बिल। संसद में हंगामे की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। संसद न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष, इस मुद्दे पर तो लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि 20 दिसंबर को खत्म हो रहे शीतकालीन सत्र में सदन इन लंबित बिलों का निपटारा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आसार कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं और आज कमलनाथ और साथ ही साथ सुषमा स्वराज की बैठक के बाद, मुलाकात के बाद बात बनती नजर नहीं आई। और इस खबर पर नजर बनाए हुए थे हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के सामने विजय चौक पर मौजूद हैं, कौशलेंद्र। आपसे जानना चाहेंगे क्या बातें हुई, मुलाकातें हुई, नतीजा क्या रहा? जी देखें, बीजेपी जो मीटिंग हुई, जैसे सुषमा स्वराज और जेटली वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, कमलनाथ के साथ जो मीटिंग हुई, वो ये चाहते थे, बीजेपी ये चाहती थी कि कमलनाथ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये कमिट करें कि वोटिंग होगी। अब उनका ये एक सेफ साइड उन्होंने लिया है, गवर्नमेंट ने एक सेफ साइड लिया है, कांग्रेस ने एक सेफ साइड लिया है कि वो ये फैसला स्पीकर को और चेयरमैन को रिस्पेक्टिवली, लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन और स्पीकर और चेयरमैन को छोड़ते हैं कि वो चाहे जो फैसला करें, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात पे अड़ी रही, सुषमा स्वराज, जेटली इस बात पे अड़े रहे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये कमिट करें कि नहीं, सरकार वोटिंग के लिए तैयार है। लेकिन अगर 1-2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर आप देखें कमलनाथ के जितने बयान आए और उनके सारे स्टेटमेंट पे गौर करें तो उन्होंने और सरकार ने भी, अगर बात करें गवर्नमेंट के और सोर्स और भी जो इससे रिलेटेड मैटर को देखने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट में जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिंसिपली, सैद्धांतिक तौर पे इस बात को मान लिया है और उन्हें ये पता है कि अब उनके पास नंबर है। जब डीएमके ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें अब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं है, बिटरनेस है, एक कड़वाहट है, वो भी नहीं चाहते हैं एफडीआई रिटेल में, लेकिन अब वो गवर्नमेंट के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नंबर है। प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास नंबर है, लेकिन उन्होंने एक सेफ साइड ये लिया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि ये फैसला वो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन पे छोड़ते हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अब सवाल यहां उठता है कि 4 दिन लग जाते हैं प्रधानमंत्री महोदय को और साथ ही साथ कमलनाथ जी को, पूरे यूपीए सरकार को 4 दिन लग जाते हैं नंबर के रूप में कन्फर्म होने में, उन्हें आश्वस्त होने में कि सभी के सभी उनके साथ हैं। ये 4 दिन का वक्त जाया होता है। पहले से अगर कंफर्म थे कि उनके पास तमाम आंकड़े मौजूद हैं तो 184 के तहत चर्चा क्यों नहीं करवा ली उन लोगों ने, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार इस पे गिरेगी नहीं, तो फिर इतने 4 दिनों तक भागती क्यों रही सरकार? देखिए, अगर ऑफिशियल स्टैंड की बात की जाए, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है और एक अनऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड यही था उनका कि चूंकि ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, डिटेल में एफडीआई एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, इसके लिए वो एक कोई बैड प्रेसिडेंट, एक ऐसा कोई मिसाल नहीं देना चाहते थे, ऐसा पेश नहीं करना चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे भी पार्लियामेंट में वोटिंग हो। और उसके लिए देखें, डिस्कशन तो कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी पॉलिसी है, उस पर पार्लियामेंट में ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप ये कह सकते हैं कि एज ए मैटर ऑफ राइट वो हक बनता है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो डिस्कशन की बात करें। लेकिन उनका कहना था, गवर्नमेंट का ये कहना था, चूंकि ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, इसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऐसा है कि वोटिंग का प्रावधान नहीं था, तो क्यों विपक्ष इस बात पर अड़ी रही। लेकिन अनऑफिशियल बात, अगर अनऑफिशियली इस बात को देखें, गौर करें, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट
को शुरू से ये डाउट था। डीएमके के बारे में गवर्नमेंट हमेशा एप्रीहेंसिव थी, उनके मन में कहीं न कहीं ये अंदेशा था कि डीएमके इस मामले में गवर्नमेंट को एम्बेरस कर सकती है। बीएसपी एसपी के बारे में गवर्नमेंट फिर भी बहुत ज़्यादा श्योर थी, लेकिन डीएमके के बारे में, लेकिन अब डीएमके से जब उन्हें ये एश्योरेंस मिला है कि उनको भले ही बिटरनेस इस बात के लिए है, रिटेल में एफडीआई वो भी नहीं चाहते, लेकिन अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो अब सरकार इस बात के लिए तैयार है। लेकिन अगर सच्चाई, अगर टेक्निकल बातों की हम चर्चा करें तो ऑब्वियस ये बात है कि ये चूंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, इसलिए आप बाय द एज ए मैटर ऑफ राइट चलिए, मैटर ऑफ राइट पब्लिक है, पब्लिक जानना चाहती है, और जो तमाम विपक्ष में बैठे हुए सांसद थे उनकी भी इच्छा थी कि चर्चा हो। और अब सवाल है कि आज बैठक बेनतीजा रही, लेकिन कल जब पार्लियामेंट खुलेगा क्या सरकार 184 के तहत चर्चा कराने को तैयार हो पाएगी, ये कल पता चल जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और अभी सियासत जारी रहेगा, लेकिन यहां पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिहालत, जुल्म ज्यादती, नाइंसाफी, रंग व नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जी ग्रुप के संपादकों की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। अपने संपादकों की गिरफ्तारी को लेकर जी ग्रुप ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा और दोनों गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए दोनों को जल्द से रिहा करने की मांग की। पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कल जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने दोनों पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जिंदल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने दोनों संपादकों के खिलाफ उगाही करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया था। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। जिंदल ने लगाए थे जी ग्रुप के संपादकों पर आरोप और कहा था कि जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया उनसे खबर रोकने के लिए 100 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं और इसको लेकर नवीन जिंदल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन को पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया है और क्राइम ब्रांच इस पूरे मसले को अपने हाथ में ले रखी है और कल सुधीर चौधरी और साथ ही साथ समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है और आज 2 बजे इनको साकेत कोर्ट में पेश किया गया। वहीं जी न्यूज का कहना है कि ये गलत हुआ है, यथाशीघ्र सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को छोड़ा जाए। खबरें रोकने के एवज में 100 करोड़ रुपए की मांग, नवीन जिंदल का कहना है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी में
ये दूसरी बार सिर्फ हुआ है कि मीडिया का एक सेंसरशिप किया गया है और इस बार इमरजेंसी का कोई ऑफिशियल स्टैम्प भी नहीं है। पिछले 2 साल में यूपीए 2 गवर्नमेंट ने कई मिस्टेक्स किए हैं और जिससे कि बहुत सारे सवाल उठे हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक से। लास्ट इलेक्शन जो यूपी असेंबली के इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन हुए, उसे ये बात निकल के आ रही है कि पब्लिक में एक डिस्क्वाइट है। सारी कन्वर्सेशन 5 से 6 घंटे की है और 6 घंटे को आप अगर 14 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन फाइंड इट इन एनीथिंग। फॉरेंसिक एक्सपर्ट विल से दैट मैंने रिश्वत ली और नहीं ली, इसमें से मैंने रिश्वत नहीं ली, नहीं को काट दो तो मैंने रिश्वत ली, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यही बोलेगा। अपराध तो डिटरमाइन करती है हुआ है नहीं हुआ, कोर्ट अदालत करती है। तो आज की तारीख में अदालत में ये सब जुड़े है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से अरुण कुमार। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जी न्यूज के सीईओ ने किया है और कहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह से संपादक को रात में गिरफ्तार किया गया और इसमें पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से ये कार्य को अंजाम दिया गया है। इसके अलावे आज साकेत कोर्ट में सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को ही पेश किया गया। आगे की क्या डेवलपमेंट है इस पूरे खबर पे? जी देखिए, आपको बता दूं कि आज सुबह जब जी के सीईओ आलोक अग्रवाल और उनके जो वकील है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि नवीन जिंदल ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है। चाहे बात करें जो सीडी जो पब्लिक में आई है, जो जिंदल ने जो पेश की है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें टोटल जो है वो 6 घंटे की कन्वर्सेशन हुई है, उसको काट के 14 मिनट बनाया गया। तो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं इसमें ही कहीं ना कहीं फ्लॉज, उन्होंने बताया कि जो सीडी बनी है उसमें फ्लॉज है। और अगर बात करें कि जब उन्होंने कहा था कि उन्हें, क्योंकि पत्रकारों ने ये उनसे क्वेश्चन भी पूछे कि अगर आपके पास जब वो आए थे पहले के 20 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, तो आपने उस समय खबर क्यों नहीं चलाई या क्यों नहीं बताया मीडिया को, बाकी लोगों को कि भाई ये चीज जो है नवीन जिंदल आपके पास, क्योंकि उन्होंने नवीन जिंदल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि नवीन जिंदल ने भी उन्हें जो है घूस देने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे खिलाफ स्टोरी ना चलाएं आपको हम इतना करोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं और एक चीज और यहाँ पर खुलकर सामने आई है कि जो आलोक अग्रवाल ने कही है कि उनकी जो माता थी नवीन जिंदल की, वो खुद उनके पास गई थी, नरेश गोयल जो है, जो इनके शेयर होल्डर हैं जी के, तो उनके पास गई थी और उन्हें कहा था कि भाई जो थोड़ा सा आप जो खबरें चला रहे हैं उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए उसके नवीन जिंदल के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें उन्होंने आज कही है। कहीं ना कहीं जो आज आलोक अग्रवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनके, इन्होंने साफ तौर पर जो है जी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये साजिश उनके खिलाफ हो रही है और नवीन जिंदल को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि मीडिया कर्मियों ने काफी उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि अब ये मैटर जो है सब जुडिस हो चुका है, आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं लेकिन जब तक कोर्ट में वो चीजें प्रूफ नहीं होती हैं तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने लायक अब ये होगा कि अब कोर्ट की जो जजमेंट आती है सारे सबूतों को देखते हुए क्या आता है तभी कुछ कह सकते हैं। अरुण, कहा जा रहा है इस गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक दबाव भी है। जी देखिए, क्योंकि आज ये बात उन्होंने साफ कही, क्योंकि कुछ उन्होंने चाहे दिग्विजय सिंह है उनका नाम भी लिया जो कांग्रेस के महासचिव हैं, रमन सिंह का नाम लिया उन्होंने, 2-3 नेताओं का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि इनके चलते इनके पास फोन आए थे, उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ खबरें ना चलाइए नवीन जिंदल के खिलाफ जो कांग्रेस के सांसद है। तो कहीं ना कहीं अब एक पॉलिटिकल रुख, अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने आज बहुत सारे मुद्दे सामने रखे हैं, इसे पॉलिटिक्स से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 जो सरकार है उसमें पूरी तरह से करप्शन है, उसी के चलते जो कोल ब्लॉक्स जो सबमिट किए गए थे, जो उन्हें दिए गए थे नवीन जिंदल को, तो सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक उनकी कंपनियों को और उनके जो रिलेटिव है उनकी कंपनियों को ज्यादा कोल ब्लॉक मिले हैं। और उसी के चलते जो कांग्रेस के कई नेता हैं जिनके फोन आए थे जी टीवी के पास के जो आप खबरें चला रहे हैं नवीन जिंदल के खिलाफ, उसे बंद कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आज जी ने पूरी तरह से जो है ये यूपीए जो जितने इनके मंत्री इनको घेरा है और उसके हिसाब से नवीन जिंदल को जो है इन्होंने बचाने की कोशिश की। इस तरह की चीजें आज उन्होंने सामने कही और उन्होंने ये चीज कही है कि अगर फिलहाल अब जब ये केस वहां पे चला गया है तो उन्होंने ये भी डिमांड की है कि अब जो होगा तो फिलहाल आप जो एक जजमेंट ले रहे हैं मीडिया वाले कहीं ना कहीं जी के ऊपर के उनके जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो उसके चलते अब जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक आप इस तरह की जो बयानबाजी है वो बंद कर दीजिए और मीडिया जो दिखा रहा है उसे बंद कर दीजिए। तो इस तरह की चीजें आज सामने आई है। अरुण, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवीन जिंदल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, नवीन जिंदल की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि उसके बाद उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने भी यही कहा है कि अब जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट में इससे निपटेंगे, कोर्ट में देखें कोर्ट की क्या जजमेंट होती है। क्योंकि अगर हम बात करें नवीन जिंदल भी साफ कर चुके हैं कि जी ने, क्योंकि जो टेप जो मार्केट में जो सीडी मार्केट में उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि जी के जो 2 एडिटर थे, चाहे वो सुधीर चौधरी हो या समीर अहलूवालिया, और साफ तौर पर जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने कहा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब उस
न्यूज टेप का भी जो अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है कि वो फ्रॉड हैं, जैसे डॉक्टरेटेड कह रहे हैं जी नेटवर्क एडिटर के भाई वो डॉक्टरेटेड है, उसमें कुछ चीजें जो है वो चेंज की गई, उसके बाद बनाई गई हैं। अरुण आपको रोकेंगे और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही बीए के महासचिव एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में। ये पूरी खबरें जो आ रही है, इस खबर को लेकर अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेंगे, जिस तरह से पत्रकारिता को लेकर आम जनता में एक अलग तरह की छवि बनती जा रही है? नहीं, इस पे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट है कि एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसमें कि पुलिस ने कुछ साक्ष्य के आधार पर एक कार्रवाई की है, दूसरा पक्ष है जो उस कार्रवाई को गलत मान रहा है। ऐसे में हमारा रोल नहीं आता है। हमारा रोल वहीं तक था जबकि हमने जब FIR हुआ था उस समय दोनों पक्षों को बुलाया, उनको सुना, एक 3 मेंबर कमेटी बना के, और देखा कि प्रोफेशनल इथिक्स कहीं ना कहीं बाधित हुआ है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन होते हैं वो कहीं उससे नीचे रहा है ये कार्य। तो उसको लेके हम लोगों ने उनमें से एक एडिटर जो हमारे ऑफिस बेयरर भी थे उनको प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया। ये सेल्फ रेगुलेशन का एक बहुत बड़ा हमारे लिए मकाम हासिल हुआ, क्योंकि हम लोग इस तरह की चीजें नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन उसके अलावा जो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है उस पे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का कोई भी रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोर्ट को डिसाइड करना है और वो पुलिस का एक्शन है। पुलिस ने सर्टेन साक्ष्य के आधार पे लिए हैं जिसको कि लेके जो एक्यूज्ड है उनको ऐतराज है। सर, जिस तरह से कहा यह भी जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि रात में कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, वो संपादक थे, मीडिया कर्मी थे, रात में गिरफ्तारी करने का क्या औचित्य है? और इस पूरे मामले पर चर्चा ये भी है कि एक राजनीतिक दबाव के तहत पुलिस इस तरह की कार्रवाई की है। नहीं, ये जो आरोप प्रत्यारोप है इस पे आप ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का व्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई भी इस पे रिएक्शन नहीं हो सकता। जहां तक रात में या दिन में अरेस्ट करने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि महिलाओं को रात में गिरफ्तार न किया जाए, ये मुझे याद आता है। लेकिन इसके अलावा इस केस की मेरिट को लेके या पुलिस के कंडक्ट को लेके या एक्यूज्ड के आरोप को लेके, एक्यूज्ड के जो दावे हैं उसको लेके हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सर, एक सवाल आपसे और भी जानना चाहेंगे, हाल के दिनों में जिस तरह से पत्रकारिता का स्तर गिरा है उसको लेकर आम जनता के बीच एक अजीब तरह का माहौल बनता जा रहा है, और इस तरह की अगर घटनाएं घटती जाएंगी आगे भी तो क्या लगता नहीं है कि विश्वसनीयता खत्म होती जाएगी? देखिए, ये जो घटना है इसको एक आइसोलेटेड एबरेशन के रूप में देखना चाहिए, एक अलग घटना के रूप में देखना चाहिए, न कि इसको मीडिया के पूरे कंडक्ट को लेके देखना चाहिए। ये जनरलाइज करना गलत होगा। 60 साल के इतिहास में पहली एक इस तरह की घटना है। इंडिपेंडेंट इंडिया में ये शायद पहली घटना है जिसमें एक बड़े चैनल के बड़े एडिटर पे एक्सटॉर्शन का आरोप लगा हो और उसमें वो अरेस्ट हुआ हो। तो इसलिए इसको एक इंडिविजुअल एबरेशन के रूप में देखना चाहिए। जहां तक मीडिया की साख का सवाल है, जनता में हर संस्था की साख गिरी है, उसमें मीडिया भी है। लेकिन हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनियंत्रण के थ्रू, सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू कोशिश करें कि इसको हम जनता के लिए ज्यादा उपादेय बना सके। और उस कोशिश का नतीजा है कि पिछले 3 सालों में हम लोगों ने काफी चीजें परिवर्तित की हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एडिटर से लेके नीचे के जो न्यूज में लगे हुए हैं लोग, उनमें नैतिकता का एक जबरदस्त पुट रहे और उस संबल से वो काम करें, पत्रकारिता करें। ये इसके लिए हम लोग आगे भी कोशिश करते रहेंगे। इस घटना से हमें एक सीख भी मिलेगी, तो हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर करें। सर, अब क्या ये नहीं लगता है कि अब हम लोगों को एक आत्ममंथन की जरूरत है? अब नहीं, इसके पहले से 3 साल से चल रहा है और आत्ममंथन हमेशा होता रहता है। आत्ममंथन कोई ऐसी चीज नहीं है, नई सिचुएशंस आती हैं। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है कि नई नई सिचुएशन, नई संस्थाएं, नए पब्लिक एस्पिरेशंस ये सब आते हैं, तो उसको लेके हमेशा सोचने की जरूरत है। तो इस घटना की वजह से नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन हाँ, इस घटना ने हमें सोचने को ये तो मजबूर जरूर किया है कि हम देखें कि नैतिकता का एक जबरदस्त तत्व हो पूरे मीडिया डिसेमिनेशन में, पूरे मीडिया में जो लोग लगे हैं उनको लेके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एनके सिंह साहब। और ये थे बीईए के महासचिव एनके सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और जिस तरह से आज की घटना घटी है, कल से जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं और उसके बाद लगातार अब इस मामले को लेकर आज साकेत कोर्ट में दोनों संपादकों की पेशी भी हुई है। और अब लोगों का देखना यह है कि इसके बाद क्या
प्रतिक्रिया होती है, क्या होता है, अब सारा दारोमदार न्यायालय के ऊपर चला गया है। इसके साथ ही सियासत में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं हरभजन सिंह अकाली वर्कर हलका मौड़ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े ते सारे देशवासियों लख लख बधाई दिंदा हां अते कामना करदा हां देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं जगसीर सिंह मौड़ मंडी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव मौके देशवासियों लख लख बधाई दिंदा हां अते कामना करदा कि देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं हरभजन सिंह अकाली वर्कर हलका मौड़ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े से सारे देशवासियों लख लख बधाई दिंदा हाँ अते कामना करदा हाँ कि देश दिन दुगनी अते रात चौगनी तरक्की करे। मैं कृष्ण कुमार तायल CEO प्रतास पिंटेक्स लिमिटेड मौड़ मंडी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके उपर समूचे देशवासियों लख लख बधाई दिंदा हाँ अते कामना करदा हाँ पंजाब दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे। मैं हेमराज सिंगला मौड़ मंडी श्री गुरु नानक देव के जन्मदिन से सारे हिंदुस्तान वासियों को बधाई दिंदा। मैं वीना कौशल पाइन ग्रोव स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अभी गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब आ रहा है। हम उसके लिए सबको, अपने देशवासियों को, स्पेशली पंजाब के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गुरु नानक देव जी की हम कभी भी भुला नहीं सकते। इनकी तो एक स्पेशल प्लेस है पंजाब में, क्योंकि ये सिखों के पहले गुरु हैं। इन्होंने सिख धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा नाम रतनजोत है। मैं पाइन ग्रोव स्कूल की स्टूडेंट हाँ। मेरे वालों समूह देशवासियों गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। मैं लखवीर सिंह एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी बसी पठाना गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की समुची लोकाई लख लख मुबारकबाद दिंदा हाँ। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की पंजाब वासियों मेरे वालों ते हलका बसी पठाना दे सारे जनता वालों बहुत बहुत बधाई। मैं बलबीर सिंह प्रिंसीपल गवर्नमेंट ITI बसी पठाना समूह देश के विदेश वासियों गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश उत्सव दियाँ लख लख बधाइयाँ दिंदा हाँ। और नाल ही ये समूह समाज नूं बेनती की जाती है कि जो गुरु साहिबान दियाँ सिक्ख्यावां हन वो सानूं जिंदगी विच अपनाउणियां चाहीदियां हन। मलकीत सिंह मठाड़ू प्रधान श्रोमणी अकाली दल बसी पठाना समूह शहर निवासियों अते देश विदेश बसते सिख कौम लख लख गुरु नानक देव जी के गुरपुरब दी लख लख बधाइयां देना अते सारे यारां दोस्तां नूं मित्रां नूं सारे चढ़दी कला की कामना करदा हाँ।